स्वागत है दोस्तों आपका किस्सा कहानी में। मैं हूं मान सिंह और आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर के आया हूं। कहानी शुरू करने के पहले मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए उनको बहुत बहुत नमन है। और आइए इसी के साथ मैं कहानी स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ी प्यारी कहानी है और इसका नाम है सुहाग का शौ, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बिना ज़्यादा टाइम लिए कहानी स्टार्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में ऊंची पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर, रहस्यमय, संगीतमय, मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रूपरेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांधीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज और मनुष्यता झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवारे हुए थे, कलाई पर घड़ी न थी, यहाँ तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी न था। या तो वो सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौनी उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। वो रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई? इसे भी आज ही वैर निभाना था। युवक ने युवती के हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं न जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। ये कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की ये पहली ही वर्षगांठ थी। युवक बंबई विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेश मात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथानुसार ही उस आँख मिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वो उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़ियाँ उसे आड़ में न कर लेती। पर अभी साल भी न गुजर पाए थे कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मित्रों ने बधाइयाँ दी
किसके ऐसे भाग्य हैं जिसे बिना मांगे सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव बहुत प्रसन्न था। वो इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर आया। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयाँ मिली थीं, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली। किंतु सुभद्रा की उच्च कांक्षाओं की सीमा न थी। वो कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वो तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, उसकी धोती छांटेगी, उसके पांव दबाएगी और उसके पंखा हिलाएगी। उपासक की महत्वाकांक्षाएं उपास्य के ही प्रति होती है। वो उसको सोने का मंदिर बनवाएगा, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा, पर वो स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कौपीन की जगह पीतांबर की लालसा उसे कभी नहीं सताती। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया था जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए। सब तैयारियां हो गई। स्टेशन समीप ही था, जहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पर्दापण है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी। इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा। कह दूं, प्यारे मत जाओ, थोड़ी ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो न कटेंगे। अभी केशव के आने में 1 आध महीना लग जाता था तो वो बिलक हो जाया करती थी। यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने कठोरता से इस निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम जो जहाज पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी ना आएगी। मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं। यही स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी, लेकिन क्या करूं। जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा, वो वास्तव में तपस्या के बिना तो वरदान भी नहीं मिलता। केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत, नहीं तो मेरा जी न लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उनके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। सुभद्रा ने फिर आंखों से आंसू भरे हुए मुस्कुराकर कहा, देखना बिलायती मिसों के जाल में न फंस जाना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला, तो लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली,
मैं दिल लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाएं तो आंख उठाकर ना देखूं। ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी ना मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर घुली जाती हो, दाना पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। कि फूल जरा भी कुंभलाने ना पाए। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था। इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली बला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम। मायके गई कि वहाँ जी बहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उनसे भी बुरी दशा हुई। भाग कर ससुराल चली आई। रोगी करवट बदल कर आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीनों तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते थे। उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। तो सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सूझता ही नहीं था। कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया। कहीं एक दिन मर न जाऊं तो उनके दर्शन भी न हो। लेकिन 6ठे महीने से पत्रों में भी विलंब होने लगा। कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, फिर वो भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वो भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हाँ, आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वो सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी। केशव को आंखों से देखती रहेगी। वो इस बात को उनसे गुप्त रखेगी। उनकी कठिनाइयों को और न बढ़ाएगी। उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भर कर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफ़ी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा। वो अब एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सोती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हट न छोड़ा। आखिर लोगों ने सोचा कि अब ये किसी तरह भी नहीं मानती तो राजी हो गए। मैके वाले समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल से मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वो क्या करेगी, इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियों की कमी कभी नहीं होगी। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए।
जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ न लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी न लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया और गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहाँ इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया है। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थी सभी शांत होती जा रही। बम्बई बंदरगाह में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न अभी आसानी से हल हो गया है। वो अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही थी। 5-6 स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थी। सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई न मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गई, 2-3 अपने पतियों के पास चली गई जो यहाँ पहले आ गए थे। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा। जिन महिलाओं के साथ वो यहाँ आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियाँ थीं। कई अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वो कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम करने लगी। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया। कल केशव उसे दिखाई दिया। ओह, उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाएं और पूछें, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था। तब से उस वक्त जब उसे मानो नशा सा छाया हुआ। वो इनके इतने समीप है, चाहे रोज इन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ, स्पर्श तक कर सकती है। अब ये उससे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है? कुछ दिनों के बाद संभव है वो उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी। धुएं में बिजली की लालटेनें रोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है। मानो किसी को चिंता ही नहीं, मानो सभी संपन्न है। जब यही लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं, जिस समय जो काम करते हैं जी जान से करते हैं, खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है। और एक हम हैं कि न हंसते हैं न रोते हैं, मौन बने बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का नाम ही नहीं। काम तो सारे दिन करते हैं, भोजन करने की फुर्सत भी नहीं, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसने केशव को जाते देखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाऊं। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो। यदि वो बराबर पत्र लिखते जाते तो वो क्यों आती? लेकिन केशव के साथ ये युवती कौन है? अरे, केशव उसका हाथ पकड़े हुए। दोनों मुस्कुरा कर बातें करते चले जाते हैं। ये युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था। वो भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिखाई दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में
गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई न देता था, पर वो जिधर गया था उधर ही वो बड़ी तेजी से लपटी चली जाती थी। ये युवती कौन है? वो उन दोनों की बातें सुनना चाहते थे, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पांव इतनी तेज से उठ रहे थे मानो दौड़ रही है, पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए। अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस में जाकर बैठे हैं। अब वो गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थी, जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूली उठी थी। कदम कदम पर होटल और रेस्तरां थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती, पग पग भर भ्रांति के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई, कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, यूं कहाँ तक चली जाऊंगी, कौन जाने किधर गए। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर से ही लौटेंगे। ये ख्याल आते ही वो घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वहां पहुंची तो 12 बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम न किया। वो ऊपर पहुंची तो गृह स्वामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया और खाने की सुधि की थी। वो उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया था। 1 बज गया, 2 बज गया, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वो किसी दूसरे मार्ग से चले गए होंगे, मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है। चलूं, सो रहूं, लेकिन फिर ख्याल आया कहीं आ न रहे हों, मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दोस्तों, यह था पार्ट 1, जिसमें आपने सुभद्रा के वियोग से लेकर के उसका अपने पति के पास आने तक का सफ़र सुना। अगले पार्ट में आप आगे की कहानी सुनेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए और अगला पार्ट सुनिए और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जो आजकल के डाइवोर्स या हस्बैंड वाइफ के रिश्तों की दूरियां, उनके टूटने को लेकर के प्रेमचंद जी ने बहुत पहले लिखी हुई थी। तो दूसरा पार्ट सुनते हैं, आइए।